नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। हम बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि स्विस कैंटन है या स्विट्ज़रलैंड का जो संघीय संविधान है उसमें 3 तरह के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन पाए जाते हैं कि एक तो जनमत संग्रह, एक आरंभक और एक लोकसभा या लैंड्सजीमाइन। और आज हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थन में तर्क क्या हैं। तो ये है सबसे पहले कि इसके माध्यम से जो सरकार है तथा लोकमत के बीच पूर्ण समन्वय बना रहता है। यदि जनमत संग्रह ढाल का कार्य करती है तो आरंभक तलवार का। प्रत्येक एक दूसरे के पूरक हैं और इसके समर्थन में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला है कि यह लोकतंत्र का विशुद्धतम रूप है। यह लोकतंत्र का सबसे शुद्ध व श्रेष्ठतम रूप है और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए यह वरदान है। और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है जो ब्रिटेन में, फ्रांस में या भारत में जो अपनाया गया है वो इसलिए अपनाया गया है क्योंकि वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र बहुत बड़े हैं और यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष अपनाया गया है। लेकिन जो शुद्ध रूप है लोकतंत्र का वह प्रत्यक्ष रूप ही है। दूसरा है सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि। इससे सरकार जनता का ध्यान रखने व उत्तरदायित्व निभाने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करती है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाती है क्योंकि उसे पता है कि जनता जनमत संग्रह के द्वारा उसके निर्णयों को रद्द कर सकती है या फिर आरंभक के द्वारा उसे कार्य करने के लिए बाध्य भी कर सकती है। तो इसके कारण सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाती है और वह जागरूक रहती है। अगला है राजनीतिक प्रशिक्षण। यह लोकतंत्र का श्रेष्ठतम रूप है और यहाँ पर जनमत संग्रह किया जाता है या आरंभक के द्वारा जनता स्वयं कानून की शुरुआत करती है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक शासन कार्यों में रुचि लेते हैं, सार्वजनिक विषयों पर विचार विमर्श भी करते हैं और जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी वो हर संभव जानकारी रखते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है तो इसके द्वारा उन्हें यह आभास रहता है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए या अपने देश के हित के लिए या अपने हितों के लिए वह कैसे कार्य कर सकते हैं। अगला है नागरिक स्वाभिमान की भावना जागृत होना। इससे जनता में आत्मगौरव एवं स्वाभिमान की भावना जागृत होती है और वह ये मानते हैं कि वह स्वयं शासन का महत्वपूर्ण भाग हैं या वो शासन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जब स्वयं अपने लिए कार्य करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उन्हें लगता है कि वह शासन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। 5वां है विधायिका की निरंकुशता पर अंकुश। इससे जो विधायिका की शक्ति है उस पर अंकुश लगता है, क्योंकि विधि निर्माण के क्षेत्र में वह अंतिम शक्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर कार्यपालिका के पास में वीटो पावर नहीं है। क्योंकि जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो उस पर जो संघीय कार्यपालिका होती है उसे हस्ताक्षर करने होते हैं, उसके पास में वीटो पावर नहीं होता। दूसरा है कि संसद के जो कानून होते हैं वह उन पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं होता, कि जैसे कि अमेरिका में है कि वहाँ जो सीनेट के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उस पर वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो कार्यपालिका के पास वीटो पावर भी नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं होने के कारण यह शक्ति वास्तव में जनता के पास में होती है और वह जनमत संग्रह के द्वारा विधायिका पर निरंकुश होने से बचाती है। 6ठा है दोहरा लाभ। जनमत संग्रह के द्वारा विधायिका की निरंकुशता को रोका जाता है, यानी उसकी शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है ताकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे, तथा आरंभक उसकी भूलों का उपचार करता है। यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर वो विधायिका कानून नहीं बनाती है और वह लोक हित के लिए, देश के हित के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में आरंभक के द्वारा जनता स्वयं कानूनों की शुरुआत कर सकती है। तो यह तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थन में तर्क हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने से क्या क्या फायदे होते हैं। इसी तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में भी तर्क दिए जाते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से किस तरह विधायिका का स्थान गौण बनता है या जनता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पहला है विधायिका का गौण स्थान होना। इससे वह प्रभुसत्तावान नहीं रह पाती,
जनमत संग्रह के कारण वह साहसपूर्ण कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें विधायिका का कार्य कानून बनाना होता है और सारी प्रभुसत्ता उसके पास होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में वह प्रभुसत्तावान नहीं रह पाती और साहसपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता है कि वह जो भी कार्य करेगी उस पर जनता का जनमत संग्रह आवश्यक है। जनता चाहे उसे स्वीकार भी कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। शासन में विलम्ब। अब कानून बनाने का कार्य तो विधायिका करती है, लेकिन कानून बनने के बाद 3 माह के अंदर उस पर जनमत संग्रह की मांग की जा सकती है। तब तक जो कानून का भविष्य वो अधर में लटका रहता है। आगे हैं, समस्त जनता से शासन कला की आशाएं करना व्यर्थ है। वैसे ये कहा जाता है कि जब जनता स्वयं कानून बनाती है तो वह अच्छा कानून बनाएगी, या उसे ये पता होगा कि हमारे लिए कौन सा कानून आवश्यक है, तो वह कानून बनाने का कार्य करती हैं। लेकिन हम ये सोचें कि समस्त जनता जो कानून बनाएगी वह पूर्ण होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य जनता को न तो शासन संबंधी कला से से अनभिज्ञ होती है, या वह कोई कुशल विशेषज्ञ नहीं होती जिसे कानूनों का ज्ञान हो, और वह जो कानून बनाए वह भूत भविष्य और वर्तमान में कार्य करता रहे। शासन की समस्याएं पेचीदा व तकनीकी होती हैं और वह तकनीकी या कुशल विशेषज्ञ नहीं होते हैं, तो इसलिए जनता से आशाएं करना व्यर्थ है कि वह एक कुशल कानून का निर्माण करेगी। चौथा है खर्चीली प्रणाली। अब ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो साधन काम में लिए जाते हैं, जैसे कि जनमत संग्रह, तो एक तो क्या है कि बार बार जनमत संग्रह करना अधिक खर्चीला हो जाता है और ये सरल कार्य नहीं है, क्योंकि पूरे देश में इसके लिए वोटिंग करवाई जाती है, उसमें काफ़ी पैसा खर्च करता है जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। पांचवा है शक्ति व दायित्व में समन्वय का अभाव। शासन संचालन का दायित्व तो शासन का होता है, लेकिन जनता को वह शक्ति प्राप्त होती है कि वह उसमें परिवर्तन करे, तो अतः जो शक्ति व दायित्व हैं उनमें समन्वय का अभाव होने से ठीक ढंग से शासन कार्य नहीं कर पाता है। विधेयक का प्रारूप बनाना सरल नहीं है। सामान्य नागरिकों के लिए यह बहुत दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि वे तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं या कुशल विशेषज्ञ नहीं होते हैं। उन्हें विधेयकों को जो प्रारूप बनाना है वो ठीक प्रकार से नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक दोष ही माना जाता है। जनता की उदासीनता। जनता बार बार राजनीतिक कार्यों के कारण थक जाती है, क्योंकि बार बार जनमत संग्रह के द्वारा वोट डलवाया जाता है या उन्हें मत डालने जाना पड़ता है, तो वह बार बार ऐसा करने से उदासीन हो जाती है और जनमत संग्रह के द्वारा भी निर्णय नहीं हो पाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जनमत संग्रह में कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो वह उसकी गुणवत्ता को कम करती हैं। अब स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल क्यों है, इसके भी कुछ कारण हैं, क्योंकि वह केवल वहीं पर चल रहा है, बाकी अन्य देशों में यह विद्यमान नहीं है। तो स्विट्ज़रलैंड में इसकी सफलता के कारण है, उसमें पहला है भौगोलिक स्थिति। एक तो स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा देश है, उसका आकार कम है और जनसंख्या भी काफ़ी कम है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को आसानी से अपनाया जा सकता है। दूसरा है स्विस जनता का चरित्र। वहाँ के नागरिक चरित्रवान हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं तथा व्यवहारिक हैं, साथ ही कुशल हैं, जागरूक हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो यानी कि वहाँ की जनता का चरित्र ही इस प्रकार का है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी सफल है। सामाजिक व आर्थिक समानता। उसमें क्या है कि वहाँ कोई वर्ग विभेद नहीं है, ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती है, न वहाँ अधिक धनी व्यक्ति हैं और ना बहुत निर्धन व्यक्ति हैं, यानी मध्यम वर्ग ज़्यादा पाया जाता है। उनके विचारों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है और उनमें इतना वर्ग भेद और ऊंच नीच नहीं पाई जाती है, इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी विद्यमान है। परंपराओं का पालन। जो स्विट्ज़रलैंड के वासी हैं वो अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और करीब 700 वर्षों से वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है और वे अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और वहाँ पर स्थानीय स्वशासन भी विद्यमान है,
इसके कारण वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज तक चला आ रहा है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त।